आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मूल विधि का हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व से संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान। ठीक है, जो पहला इसमें पॉइंट है वो है भूमि सुधार को लेके। देखिए भूमि सुधार को लेके क्या है, यूपी जमींदारी एबॉलिशंस एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, ये भूमि सुधार जो अधिग्रहण था ये 1950 में आया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जमींदारी तथा अंग्रेजी राज्य की देन है। जो जमींदारी प्रथा थी वो अंग्रेज़ों के समय में थी। आपको पता है हड़प की नीति हुआ करती थी और भी बहुत सारी नीतियाँ अंग्रेज़ों ने बनाई थी, तो वो अंग्रेज़ों के समय में थी। भारतीय परंपरागत सिद्धांत और विचारों के विरोध में यह प्रथा रही है, अतः देश में विद्वानों और नेताओं ने सदैव इसकी आलोचना की है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद में किसानों में जागृति आई, किसान जागे, उन्हें अपना हक पता चला। उन्होंने जमींदारी प्रथा को दमन, अक्षमता और भ्रष्टाचार के अस्त्र के रूप में देखा। यह असंतोष ही किसान आंदोलन का मुख्य कारण था। किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही वर्ष 1921 में अवध ऋण संशोधन अधिनियम तथा 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, परंतु किसानों के कष्टों का निवारण यह अधिनियम नहीं कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 में लखनऊ अधिवेशन में राज्य में जमींदारी उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार किया। वर्ष 1937 में जब प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तो इसने भूमि सुधार कार्य शुरू किया और यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित करके किसानों की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया। इसके बाद 8 अगस्त 1946 की बात हम देखते हैं तो देखिए राज्य की जो भूमि विधि में एक स्मरणीय तिथि मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन राज्य की विधानसभा जो कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी उसमें उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के सिद्धांतों को स्वीकार कर यह प्रस्ताव पास किया गया था। और साथ ही साथ इसमें और भी बात हुई थी कि यह विधानसभा इस प्रांत में जमींदारी प्रथा जो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से युक्त है के उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार करती है तथा यह निश्चित करती है कि ऐसी मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजे देकर अर्जित कर लिए जाएं और सरकार एक समिति की नियुक्ति करे जो इस उद्देश्य के लिए योजना तैयार करे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे तो कई अवस्थाओं से गुजरता हुआ यह विधेयक जो संशोधन रूप में 10 जनवरी 1950 को विधानसभा द्वारा तथा 16 जनवरी 1951 को विधान परिषद के द्वारा पारित हुआ था। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने यह इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति जब दे दी, तब वो 26 जनवरी 1951 को यह अधिनियम भूमि विधि अधिनियम के रूप में जाना गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से मुख्य पॉइंट है। सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। और ये अधिनियम कब हुआ? ये हुआ आपका 26 जनवरी 1951 को। मैंने आपको बताया ना कि विधेयक होता है, विधेयक पे जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं तब क्या बनता है, वो अधिनियम बन जाता है। आगे देखेंगे कि इस अधिनियम में शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो समस्त उत्तर प्रदेश में ये लागू हो गई बात सारी। ठीक है, इसके बाद राज्य सरकार ने भूमि विधि में निहित होने का दिनांक 1 जुलाई 1952 को घोषित किया, अर्थात इस तिथि से जमींदारों के सभी सत्व राज्य सरकार में निहित हो गए थे। अब आते हैं अधिनियम की विशेषताओं के बारे में, देखते हैं क्या अधिनियम की विशेषताएं हैं। सबसे पहले है अधिनियम का नाम ही ऐसा है कि जिससे ये पता चलता है कि अधिनियम को 2 भागों में है। पहला है जमींदारी उन्मूलन और दूसरा है आपका भूमि सुधार। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कौन कौन से, जैसे जमींदारी प्रथा की जो है वो समाप्ति के बारे में बात है, मुआवजे का भुगतान के बारे में बात है, पुनर्वास अनुदान का भुगतान के बारे में बात है, सभी की खेती के अधिकार सुरक्षित रखे गए उसके बारे में है, नई जो जोतें होती हैं उनके बारे में व्यवस्था की गई है। उसके बाद भूमि को लगान पर उठाने का प्रतिबंध किया गया, भूमि को लगान पर उठाने का प्रतिबंध है। अलाभ कर जोतों के निर्माण पर रोक है, अधिक भूमि के जमाव पर रोक है और समान उत्तराधिकारी के बारे में है और ग्राम जनतंत्र की स्थापना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, अब आते हैं अधिनियम के उद्देश्य के बारे में, देखते हैं। देखिए इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था, ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो
तो इस अधिनियम के उद्देश्य का जो पता है, अधिनियम में की गई प्रस्तावना से या उद्देश्यों के कारणों के विवरण, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, या पूरे अधिनियम को एक साथ मिलाकर पढ़ने से चलता है। अधिनियम में प्रस्तावना से निम्नलिखित उद्देश्य निकलते हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ निकलती है कि भाई जो कृषक है, कृषक मतलब जो खेती करता है, और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि भाई जमींदारी के अधिकार कुछ होते हैं और आगम और हित का अर्जन करना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना। ये सारे पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखना ज़रूरी है, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन के जो परिणाम स्वरूप तथ्य संबंधी अन्य विषयों की व्यवस्था करना, और इन अन्य विषयों की व्यवस्था में सम्मिलित जैसे होता है भू आवंटन, ठीक है ना। भू आवंटन के बारे में बात होती है, अर्जित की गई नई भौमिक के बारे में बात होती है, संपत्ति का पर्यवेक्षण होता है, संरक्षण होता है, सुरक्षा एवं मालगुजारी की वसूली के बारे में भी यहाँ बात होती है। आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि भाई 10 जून 1949 को सरकारी गजट में इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का विवरण प्रकाशित हुआ था। इसका सारांश इस प्रकार है। सबसे पहले है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सबसे पहले। दूसरा है मुआवजा देकर जमींदारों के अधिकार, आगम एवं हित का अर्जन करना। तीसरा है कि साधारण एवं समरूप जोतदार व्यवस्था स्थापित करना तथा चालू क्लिष्ट व भ्रामक जोतदारों को समाप्त करना। और चौथा है आपका सिकमी पर भूमि उठाने पर रोक के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। फिर आते हैं हम लोग सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के बारे में बात आती है। उसके बाद आती है कि जो ग्राम है, जो गांव है, गांव सभा में सामान्य जो उपयोगिता की सभी भूमियों को निहित करना और भूमि प्रबंधनार्थ वृहद शक्तियाँ इसे सौंपना। फिर आते हैं ग्राम स्वायत्त शासन का विकास करना, अलाभ का जोतों की उत्पत्ति को रोकना एवं अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना। ये अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना ये कानून था, ठीक है। और ये कानून किसके अंतर्गत आया था? ये कानून आया था आपके भूमि सुधार के अंतर्गत 1950। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब उद्देश्यों की सफलता के बारे में बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है, इसकी क्या सफलता रही है। देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जमींदारी उन्मूलन हुए लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं और यह अधिनियम अपनी सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्ण सफल नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि क्यों नहीं सफल हुआ, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है ना कि सफल ना होने का जो सबसे बड़ा रीज़न था कि वो चीज़ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करी गई। फिर भी अधिनियम की सफलताओं के निम्नलिखित रूप में बताया जाता है, जैसे मध्यवर्तियों की समाप्ति के बारे में, मतलब बिचौलिया नहीं है, सरल जोतदार व्यवस्था के बारे में है, लगान पर भूमि उठाने पर रोक के बारे में है, भूमि के अधिक जमाव पर रोक के बारे में है, अलाभ का जोतों के निर्माण पर रोक के बारे में है, उसके बाद ग्राम स्वायत्त शासन का विकास के बारे में है और सहकारी कृषि के प्रोत्साहन के बारे में, ठीक है। इसके बाद आते हैं जोतदारी के किस्सों के बारे में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को लागू होने के पूर्व हमारे प्रदेश में 14 किस्म की भ्रामक एवं व जटिल जोतदारी काश्तकार थी, जो निम्न थी। जो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था तुम्हारा शरह, क्या था? शरह मुहम्मद काश्तकार, गत स्वामित्व काश्तकार। उसके बाद था अवध के विशेष शर्त वाली भी हुआ करती थी। देखिए लिखा है अवध में एक विशेष शर्त होती थी, उसके में काश्तकार चलता था। फिर मौरूसी चलता था, दखिलकार काश्तकार चलता था, गैर दखिलकार काश्तकार चलता था, बागदार चलते थे, माफ़ीदार चलता था, अब दखीलदार चलता था, जोतदार की बंधक चलते थे, गुजारेदार चलते थे और सिकमी काश्तकार चलते थे। इसके बाद देखेंगे सिर का काश्तकार था और आप देखेंगे इसमें कि रियायती लगान व अनुग्रही के बारे में भी यहाँ पे बात करी गई है। 14 किस्म के काश्तकारों में से कोई भी ऐसे काश्तकार नहीं थे जिनके अधिकार एक जैसे रहते हों, ठीक है। कुछ किस्म के जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। अधिकांश जो जोतदार थे उनके अधिकतर बहुत ही निम्न कोटि के थे और उन्हें अधिकार अस्थायी और असंक्रामक मतलब नॉन ट्रांसफरेबल
थे। ठीक है, यह अवश्य समझा गया है कि वर्तमान में भ्रामक एवं जटिल अनेक जोतदारियों के स्थान पर एक सरल एवं एक रूप योजना रखी जाए। इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के बारे में देखेंगे तो 1950 में तो सभी आया है। ये जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ इस प्राचीन जोतदारी की सब किस्मों को समाप्त कर दिया है और उन्हें 4 श्रेणियों में डिवाइड किया है। पहली श्रेणी है आपकी भूमिधर, दूसरी श्रेणी है आपकी सीरदर, तीसरी श्रेणी है आपकी आसामी और चौथी श्रेणी है आपकी आदिवासी। ठीक है, अब आते हैं कि जिन जोतदारों के अधिकार उच्च किस्म के थे या जिसे संक्रमण अधिकार प्राप्त थे वे सब भूमिधर बन गए। ठीक है, जिन संक्रमण का अधिकार प्राप्त नहीं थे वो सब सीरदार बन गए। ऐसे जोतदार जो अस्थायी और स्थायी खेती करने वाले थे या ऐसे भूमि के जोतदार जिन्हें स्थायी अधिकार नहीं थे दिए जा सकते थे, ये सब आसामी कहलाए। कुछ विशेष किस्म के जो काश्तकार थे जिन्हें भूमि में स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं था, जमींदार या क्षेत्रपति की मर्जी पर जोत खेतों पर कब्जा करते थे। ऐसे काश्तकार बहुसंख्यक थे और वस्तु में काश्तकारी थे और ऐसे बहुसंख्यक जो हुआ करते थे वो कृषकों के हितों की रक्षा करना आवश्यक समझते थे। उन्हें आदिवासी बना दिया गया और इस वर्ग में सीर के काश्तकार, सिकमी काश्तकार और दखील शामिल किए गए थे। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ पे आदिवासी जोतदार सीरदार से तुच्छ और आसामी से श्रेष्ठतर था और यह एक अंतरकालीन किस्म थी जिसे अधिकांश अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष के बाद समाप्त हो जाना था। अधिनियम बनाने वालों की मंशा यह थी कि ये आदिवासी जोतदार लगान का 15 गुना ठीक है जमा भूमि कर बनाते थे। आगे देखेंगे तो विधानमंडल ने परिपक्व समय 5 वर्ष से पूर्व ही आदिवासी पर कृपा की और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1954 क्या करा, पारित किया, जिसमें ये सब आदिवासियों को सीरदार अधिकार दे दिए गए और इस प्रकार आदिवासी सीरदार हो गए। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 और यह अधिनियम 28 जनवरी 1977 से लागू है और इस अधिनियम ने सभी सीरदारों को भूमिधर बना दिया था। भूमिधर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर और दूसरे थे आपके असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर। ठीक है ना। अब देखेंगे आप अगर तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें आप देखेंगे कि जो असंक्रामक अधिकार वाले जो भूमिधर थे इससे पहले जो आसामी थे उन्हें वैसे ही रहने दिया गया और 28 जनवरी 1977 से अब भूमि विधि 3 प्रकार के जोतदार हो गए। कौन कौन से हो गए भाई? सबसे पहले हो गए तुम्हारे संक्रामक अधिकार, दूसरे हो गए आपके असंक्रामक अधिकार और तीसरे हो गए आसामी। अब हम लोग बात करेंगे संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर के बारे में जो कि धारा 130 में है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भूमि जो है वो ये जो भूमि है वो 3 जोतदार के श्रेष्ठतम किस्म का है। पहला, भूमि में उसके अधिकार स्थायी, वंशानुगामी और संक्राम्य है। इसके अधिकार जो हैं वो भूतपूर्व, जिसको बोलते हैं हम लोग सरह मुहद्दम काश्तकार जैसे। ठीक है ना। इसके बाद अधिनियम की जो धारा 130 है उसमें भूमि 3 तरीके से बताई गई है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग को दूसरे वाले पे असंक्रामक अधिकार वाला भूमिधर के बारे में। ये जो धारा 131 के अंतर्गत है। क्या 131 के अंतर्गत है? वर्तमान जो भूमि है ये विधि में यह दूसरा मुख्य जोतदार है। भूमि में इसका जो अस्तित्व है वो स्थायी है और वंशानुगामी है। किंतु जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये कौन सी है, ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। अधिनियम की जो धारा है वो 131 तथा अधिनियम की धारा 131 का जो का वाला पार्ट है ये
असंक्रामक अधिकार वाला भूमिधर 5 किस्म का बताया गया है। कौन कौन से 5 किस्म का बताया गया है? सबसे पहले देखेंगे 5 किस्मों में से कौन कौन का। आसामी जो है, आसाम में जो धाराएं लगती हैं या आसाम में जो खेतिहर किसान की बात है वो कैसी है? धारा 133 में जोतदार की ये तुच्छ किस्म होती है, ठीक है। यह कृषक के कुछ छोटे समूह के प्रति लागू होती है जो आसामी हैं, जो कि धारा 133 में है। आसामी के जो अधिकार है वह वंशानुगामी तो हैं परंतु स्थायी या संक्रामक नहीं है। मतलब वंश से तो इनको मिल जाती है सारी चीज़ें, लेकिन क्या है, वो एक ट्रांसफरेबल नहीं है। जब कोई अक्षम भूमिधर अधिनियमानुसार अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को लगान देता है तो लगान पर लेने वाला एक व्यक्ति आसामी कहलाता है। आसामी की हैसियत जो है वो किस्मी काश्तकार या उप काश्तकारों के समान है। अधिनियम की जो धारा है वो धारा 132 कुछ ऐसी भूमि का वर्णन करती है जिसमें भूमिधर अधिनियम द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी भूमि में किसी व्यक्ति या यदि दाखिला दिए गया है तो वह आसामी कहलाएगा। गांव सभा का जो आसामी नियम है वो 176 का के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत आसामी जो सीमित अवधि लगभग 5 वर्ष से कम है, इसके बाद गांव सभा आसामी को पट्टे की जो भूमि से किसी भी समय बेदखल कर सकती है। और इस प्रकार जो आसामी जो गांव है यहाँ पर आदिवासियों का आसामी होगा और यह एक भूमि सुधार का आसामी है। अधिनियम 4 किस्म के आसामी का वर्णन करती है। सबसे पहले अधिनियम किस किस्म के आसामी का वर्णन करती है? सबसे पहले करती है आपके 4 किस्म का जो वर्णन करती है उसमें है आपका सबसे पहले सरकारी पट्टेदार, ठीक है। सरकारी पट्टेदार के बारे में बात करी जाएगी तो इसमें कहा गया है कि 1986 में उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम में नई धारा 133 का जोड़ दी गई थी। इसमें चौथा जोतदार सरकारी पट्टा था, ठीक है। सरकारी पट्टे को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के पट्टे की शर्तें एवं प्रतिबंधों के अधीन धारण करना है। सरकारी पट्टों के बारे में बात करी जाएगी तो भूमि में अन्य जोतदार के समान भूमिधर, सीरदार या आसामी के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे जोतदार पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं परंतु ऐसे पट्टेदार को ग्राम सभा की भूमि की आवंटित की भांति बेदखली के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे तो भूमि जिसमें देखा जाएगा तो भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं है, वो धारा 132 में कहा गया है। निम्नलिखित भूमिधरी अधिकार जोतदार को नहीं मिलेगा बल्कि वह एक आसामी होगा। ये सब आसामी एक्ट के अंतर्गत है और ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं ना ये सब आसामी एक्ट मतलब आसाम में जो खेती है उसके लिए जो बने हैं रूल्स रेगुलेशन धारा 133 के अंतर्गत, ये उसके बारे में सारा जिक्र है, ठीक है ना। धारा 133 के अंतर्गत जो बने हैं। अन्य प्राधिकरण इन भूमि या व्यक्ति दाखिला आसामी के रूप में ही कर सकता है और ऐसी भूमि निम्नलिखित है। सबसे पहले निम्नलिखित में से क्या है? नंबर एक में आता है वो चारागाह। नंबर 2 में आता है कि ऐसी भूमि जिसमें पानी हो जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने में काम आती हो। तीसरा, ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी कभी खेती के काम भी आती है। चौथा, राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर दी गई अस्थायी शिफ्टिंग या अस्थायी अनस्टैंडेबल खेती की भूखंड हो। और जो 5वां है वो आपका टैंगिया रीति से वंश लगाने की जो प्रणाली है उसके बारे में बात करी गई है, टैंगिया रीति से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि गांव सभा या स्थायी निकाय की जो बाग भूमि है उसके बारे में, सार्वजनिक अभिप्राय के लिए अर्पित या अधिकृत भूमि आदि के बारे में। फिर आते हैं हम लोग जोतदार के अधिकार की, जो जोतदार है उसके क्या क्या अधिकार हैं। जोतदार में हम लोग देख रहे थे कि भाई वर्तमान जो भूमि विधि है वो 3 तरीके से जोतदार के बारे में बताती है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी संक्रामक, दूसरी बात करती थी असंक्रामक और तीसरी थी आसामी, जो कि आपको नीचे दिख जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ पहले एडवांस में। आसामी जो धारा कौन में है? 133 में है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए क्योंकि यूपीएसआई जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी से तैयार होनी चाहिए और ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा
नवंबर में, बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ तो नवंबर, नहीं तो इससे पहले भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत तेज़ी के साथ पूरा का पूरा सिलेबस अपन लोगों को क्लियर करना है, कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने हैं और टेस्ट पेपर लगाने हैं, ठीक है। और बेस घटना चक्र को तैयार करो। और मैथ्स में अगर एडवाइस मैं बोलूँ आपको तो मैथ्स में सिर्फ किरण को तैयार करो और किरण की अगर आपके पास 9700 वाली किताब है उसको तैयार करो। बस करो ये कि जो उसमें क्वेश्चन उनके रहे लेकिन सोल्यूशन आपका रहे, सोल्यूशन उनका ना रहे, ठीक है। सोल्यूशन आपका रहे और क्वेश्चन सिर्फ उनके रहे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयार करना है और ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। बाकी तो अपना घटना चक्र जिंदाबाद, घटना चक्र से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब घटना चक्र से बनेंगे। अब वो टाइम भी नहीं कि आप सिलेबस पूरा पढ़ो, सिलेबस पूरा पढ़ भी नहीं कोई पाएगा, क्योंकि मेन जो है प्रिपरेशन होती है वो घटना चक्र से ही होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के अधिकारों के बारे में। तो उसमें क्या है, 3 जो जोतदार थे, 3 जोतदारों की अभी हम लोगों ने बात की ना, कौन से, संक्रामक अधिकार वाला भूमि, असंक्रामक अधिकार वाला भूमि और आसामी, जो कि धारा 133 में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसके बारे में है, ठीक है ना। तो इसमें 3 जोतेदार में संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद हैं इन ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, इनके अधिकार जो हैं वो संक्रामक हैं, स्थायी हैं या वंशानुगत हैं। पहली बात इस बात को समझ लीजिएगा, संक्रामक हैं, स्थायी और वंशानुगत हैं। संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भूमि का उपयोग, यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का यूज़ कैसे किया जाए। घोषणा पाने के अधिकार के बारे में बात है, अंतरण का अधिकार के बारे में बात है, विनिमय के अधिकार के बारे में बात है, वसीयत के बारे में बात है, विभाजन करने के अधिकार के बारे में बात है और आखिरी बेदखल करने का भी अधिकार यहाँ पर लिखा गया है। देखिए है बेदखल करने का अधिकार, क्योंकि मुझे वह चीज़ें बहुत थोड़ी सी पहले से मैंने प्रिपेयर कर रखी है इस चीज़ों को, तो इसलिए आपको समझाने में भी और बड़ा अच्छा लग रहा है और पहले पहले बताने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए भूमि का जो उपयोग है, भूमि का उपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा विश्लेषण में। जैसे इस भूमिधर को अपनी जोत की भूमि पर अकेले कब्जे का अधिकार है। पहली बात तो ये कि कौन सा संक्रामक, संक्रामक कौन होता है, जिसमें ट्रांसफ़र होते हैं, जिनमें ट्रांसफ़र के राइट्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जिसमें नॉन ट्रांसफ़र थे। संक्रामक मतलब संक्राम्य, संक्राम्य का मतलब है कि ट्रांसफरेबल। तो इसमें क्या था, अकेले कब्जे का अधिकार था, वह उस भूमि का उपयोग किसी प्रयोजन के लिए कर सकता है और इस अधिकार पर प्रतिबंधित मतलब रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो भूमि के उपयोग के बारे में हम लोग देख रहे थे कि भूमि के उपयोग में कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। अब देखेंगे इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाँ 12.5 एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग कृषि आदि कार्य के लिए ही किया जा सकता है। एक तो पॉइंट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि धारा 187 का जो कि कलेक्टर को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह भूमिधर की ऐसी भूमि को जो लगातार 3 वर्षों तक कृषि बागवानी, कलेक्टर को अधिकार है, ये समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कलेक्टर में मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे। पशुपालन जिसमें कि मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन, ठीक है, भी शामिल है, कि उपयोग में ना लगाई गई हो और उसका क्षेत्रफल 125 या माफ़ कीजिएगा 12.5 एकड़, मतलब वही 12.5%। अभी हम लोगों ने देखा था ना 12.5, या हम लोग 25/2 कर सकते हैं। तो 125 है ना, 125 है, माफ़ कीजिएगा 125 एकड़ है, से अधिक है पट्टे पर दे सकता है। तो इसको यहाँ क्रॉस कर दीजिए, ये गलत है। किसी भूमिधर को अपनी भूमि से खनिज निकालने का अधिकार नहीं है, खनिज नहीं निकाल सकते। अब आते हैं घोषणा पाने का अधिकार, धारा 143। देखिए जब कोई संक्रामक अधिकार, संक्रामक अधिकार का मतलब अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं ना, जिनमें ट्रांसफ़र का राइट है, वह भूमि अपनी जोत या उसके किसी भाग को कृषि बागवानी या पशुपालन जिसमें कि मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी शामिल है, इससे संबंधित है, कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं करता है। जो परगना अधिकारी यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज ऑफ अ सब डिविजन्स स्वतः या आवेदन पर इस आशय के घोषणा कर सकता है।
जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ कहा गया है कि जो घोषणा मिल जाने पर उक्त भूमि का जो उत्तराधिकारी होगा वो विरासत उस भूमि के वैश्विक कानून या पर्सनल लॉ में शामिल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इस धारा के उपलब्ध में संक्रामक जो अधिकार हैं वाले भूमिधर को भूमि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद है कि यह आवश्यक नहीं है कि अकृषि नॉन एग्रीकल्चर भूमि आदि के उपयोग के लिए वो घोषणा प्राप्त करे। वह बिना घोषणा प्राप्त किए किसी भूमि का उपयोग निवास, उद्योग आदि उपयोगों के लिए किया जा सकता है। अंतरण करने का जो अधिकार है वो क्या है? अंतरण करने के अधिकार में क्या क्या बातें हैं? सबसे पहले आती है संक्रामक के बारे में। अधिकरण करने का संक्रामक अधिकार वाले जो भूमिधर हैं को उसको अपनी जोत भूमि का संक्रामक अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखा जाएगा तो देखिए जो भूमि है, इस बात को समझना है कि वह भूमि जिसको चाहे बेच दे, दान कर दे या बंधक रख ले, यह उसका पूर्ण अधिकार है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो स्त्री हो, उसे उत्तराधिकार में प्राप्त या अर्जित हो। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के संक्रामक अधिकार पर प्रतिबंध के बारे में। 12.5 एकड़, मतलब अभी हम लोगों ने बात करी थी ना 12.5, 12.5 एकड़ में धारा 154 के अंतर्गत क्या क्या है। देखिए क्रेता का मतलब क्या है? खरीदने वाला, और दान हित मतलब जो बेचने वाला। खरीदने वाला बेचने वाले के पास पहले भूमि और ली जाने वाली कुल जो भूमि मिलाकर उसके पास उसके परिवार के 12.5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। विदेशी नागरिक द्वारा भूमि अर्जन पर रोक है, मतलब कोई बाहरी आदमी भूमि नहीं खरीद सकता है। हालांकि बिजनेस कर सकता है लेकिन भूमि नहीं खरीद सकता है। कोई विदेशी नागरिक राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना ना तो कोई भूमि खरीद सकता है और ना ही दान में ले सकता है, ना तो दान में ले सकता है। कोई अगर दान देगा तो भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ये अधिकार सारे बनाए गए हैं, और ये अधिकार इसलिए भी बनाए गए हैं कि आप ये समझ लीजिए कि कोई बाहरी जो, जैसे कि आपको पता होगा कि मुग़ल काल के अंदर और भी सारी जो कौमें थी, और भी सारे सल्तनत काल, मुग़ल काल के अंदर जो अंग्रेज आए थे उन्होंने ऐसी ही शुरुआत करी थी, तो ऐसा कोई और ना कर पाए। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं भूमि संरक्षण पर प्रतिबंध के बारे में है। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर या आसामी अपनी जोतदार भूमि का विक्रय, दान, बंधक या पट्टा अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकता। देखिए यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। इसी वजह से आप जनरल के जो भी मकान, एससी के जो भी मकान होते हैं या एसटी के जो भी मकान होते हैं, इन मकानों को या इनकी लैंड को आप खरीद नहीं सकते इसी धारा के अंतर्गत। ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि ना तो दान में, ना तो इसमें खरीद सकता है और ना इसको पट्टा कर सकता है, ना इसमें बंधक कर सकता है। तो ये तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसमें? संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के संक्रामक अधिकार पर प्रतिबंध के बारे में। ठीक है, जो ट्रांसफरेबल नहीं है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, जनरल के लिए नहीं है। एससी एसटी का जो व्यक्ति है वो जनरल के लिए इसमें ट्रांसफरेबल चीज़ें नहीं है, वो जनरल को नहीं दे सकता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कलेक्टर की पूर्व आज्ञा क्या है, प्रियोर परमिशंस क्या है। प्रियोर परमिशंस में देखिए ये है कि जो अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, क्या परमिशन मिल सकती है अनुसूचित जाति के अलावा। अनुसूचित जाति का अगर कोई व्यक्ति है वो चाहे कि हम अपनी चीज़ें बेच रहे हैं तो उसके अलावा कलेक्टर किसी को भी परमिशन दे सकता है, क्योंकि उसको देने का अधिकार नहीं है धारा 154 के अंतर्गत। ठीक है ना, जिसमें ट्रांसफरेबल के बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं कि अनुसूचित जाति के भूमि अंतरण पर प्रतिबंध के बारे में है। क्या है भूमि अंतरण का प्रतिबंध? जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उसमें जो भूमि या आसामी की कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जनजाति का ना हो, विक्रय मतलब बेचना, दान, बंधक या पट्टा द्वारा अंतरित करने का अधिकार ना होगा। साफ साफ बोला गया। भूमि अंतरण पर प्रतिबंध के बारे में बोलेगी ये बात कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति के भूमि अंतरण मतलब ट्रांसफरेबल के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें किसी भी भूमिधर या कोई
भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का अगर नहीं है तो उसको ना तो दान दे सकते हैं, ना ही उसको बेच सकते हैं, ना ही बंधक कर सकते हैं, ना ही बंधक का मतलब कब्जा, ठीक है ना, और ना ही पट्टे दे सकते हैं। पट्टे का मतलब होता है लीज पे देना, जैसे हमने 10 सालों के लिए पट्टा दे दिया, 50 सालों के लिए पट्टा दे दिया, ये भी नहीं कर सकते। इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया जो अंतरण होगा वो शून्य होगा। पहली बात, अगर आपने कर भी लिया है और कोर्ट को पता चल गया तो आप कितने भी पैसे दे चुके हों, ये पूरा एग्रीमेंट शून्य माना जाएगा और इससे आप उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, आप ये अपने कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ये धारा 154 में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के जो भूमि है वो कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी गैर अनुसूचित जनजाति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। इस बात को समझिए, अनुसूचित जनजाति जो एसटी के लोग हैं उनकी जो भूमि है, उनके पास कोई भी लैंड है, जब तक कलेक्टर नहीं कहेगा, कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी, अगर कलेक्टर ने आज्ञा भी दे दी है तो भी किसी गैर अनुसूचित का मतलब जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति, ओबीसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति, ठीक है, इन दोनों को अगर अनुसूचित दे भी दी है तो भी ये को ट्रांसफरेबल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी वालों के लिए ये रूल्स बनाए गए। इसका रीज़न ये भी है कि कभी कभी जो प्रेशराइज्ड होता है, किसी मोहल्ले में एक खास तबके का जोर होता है, तो इसकी वजह से शायद जो वहाँ का एसटी का वर्ग का व्यक्ति है जिसने भूमि खरीद ली है, वो हो सकता है छोड़ के जाना चाहे, वो सोचे कि हम अपनी कम्युनिटी में ही जाएंगे, तो इस टाइप का प्रेशर ना बने, या प्रेशर की वजह से वो बेचना चाहे, तो ये प्रेशर ना बने, इसलिए ऐसा प्रावधान रखा गया है। चक के टुकड़े करने पर रोक, चक के टुकड़े करने पर रोक, देखिए चक का मतलब है चकबंदी से है। अब देखिए चकबंदी अंतिम हो चुकी है, वहाँ कोई भी भूमिधर अपने चक के टुकड़े का संक्रमण विक्रय, दान या विनय द्वारा नहीं कर सकता है। चक के टुकड़े का जो विक्रय है वो दान या विनिमय ऐसे जोरदार से कर सकता है जिसका कोई प्लॉट उक्त टुकड़ों से सटा हुआ हो। इस अधिनियम के उल्लंघन में किया गया जो अंतरण होगा वो भी शून्य होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, ठीक है ना। ये चक के टुकड़े के बारे में है कि जो भी इसमें किया गया होगा वो भी बिल्कुल ही शून्य होगा। अब हम लोग बात करते हैं भोग बंधक पर रोक धारा 155 के बारे में। देखिए भोग बंधक पर रोक धारा 155 क्या कहता है कि कोई भी भूमिधर मतलब भूमि को रखने वाला अपनी ज्योतिगत भूमि का ऐसा बंधक ना कर सकेगा जिसमें बंधक को भूमि पर कब्जा दिया जा सके, ठीक है। ये सारी जो बातें हो रही हैं, अभी आसामियों के बारे में बात हो रही है, अभी जो हम लोगों ने बताया था 133, फिर हम लोगों ने बात करी थी धारा 154 के बारे में बात करी थी अभी कि भाई धारा 154 के अंतर्गत क्या है, साम्यक अधिकार और भूमिधर के संक्रमण या ट्रांसफरेबल के बारे में बात है। अब हम लोग बात कर रहे हैं भोग बंधक पे, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहा गया है कि अधिनियम भोग बंधक और सशर्त विक्रय बंधक को मना करता है, अतः भूमिधर अपनी ज्योतिगत भूमि का केवल साधारण बंधक ही कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब धारा 156 से 157 में आते हैं कि भाई भूमि के पट्टे पर रोक के बारे में बताई गई बात है कि भूमि के पट्टे पर रोक कैसे लगाई जाएगी, मतलब पट्टे पे अगर रोक लगाना है तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो प्रावधान है इसमें बताए गए। देखिए जमींदारी प्रथा फिर से ना उठ खड़ी हो, इसको रोकने के लिए केवल ऐसे लोगों को अपनी भूमि लगान पर उठाने का अधिकार दिया जाए जो असमर्थ हो। सबसे पहली बात, पट्टे वाली व्यवस्था जो है वो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ दिया जाएगा जो असमर्थ हैं, करने में असमर्थ हैं, या किसी तरीके से उनको पैसे की आवश्यकता है तो जगह उनकी ही रहेगी, लेकिन ये उसको दे देंगे, ठीक है। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि ये दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं। आगे देखते हैं धारा 156 के अनुसार कोई भी भूमिधर और आसामी अपनी ज्योतिगत भूमि को किसी भी अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता है। अपवाद स्वरूप निम्नलिखित को दिया जा सकता है, जैसे सबसे पहली बात है कि हम करें कि कृषि, बागवानी या पशुपालन शिक्षा से संबंध किसी स्वीकृत स्थान को दे सकते हैं। जब वो स्वयं धारा 157 में वर्णित अक्षम व्यक्ति हो तब दे सकते हैं, ठीक है। अब बारे में बात हम लोग करते हैं
यहाँ पर विनिमय के बारे में, देखिए विनिमय के बारे में धारा 161 में क्या कहा गया है कि ऐसी भूमि जिसको अपनी भूमि का विनिमय अदला बदली, विनिमय मतलब होता है अदला बदली, पहले के समय में विनिमय तो होती थी, विनिमय प्रणाली थी, किसी संक्रामक अधिकार वाले भूमिदर से भूमि से, किसी असंक्रामक अधिकार वाले भूमिदर की भूमि से, ग्राम पंचायतों में किसी भूमि से, और स्थायी निकाय जैसे कि नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया के भूमि से। प्रतिबंध यह है कि सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की पूर्व आज्ञा लेनी पड़ेगी। विनिमय की आज्ञा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की विवेक पर है। वसीयत करने का अधिकार जो है धारा 169 के अंतर्गत है। कोई भी संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि की वसीयत कर सकता है। वसीयत पूरे खाते का हो सकता है या उसके किसी भाग का भी हो सकता है। वसीयत लिखित होना चाहिए या 2 व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होना चाहिए। इसमें मेन पॉइंट जो है, इसमें वसीयत को पंजीकृत करना चाहिए। संशोधन 2004 में लागू किए जाने वाले कृषि भूमि संबंधी वसीयत साक्षीकृत एवं बगैर रजिस्ट्री 23/8/2004 के उपरांत प्रभावहीन है तथा कानून की दृष्टि से शून्य है। अब हम लोग नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे विभाजन से, ठीक है ना, विभाजन के अधिकार को लेकर। तो विभाजन का जो अधिकार है ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द करेंगे, और आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।